हेलो फ्रेंड्स, डीपीएस विजनपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोस्तों उपस्थित हुआ हूं। ये वीडियो दोस्तों हमने लिया है दिल्ली सल्तनत से। एक ही वीडियो पूरा दिल्ली सल्तनत हमने कवर किया है दोस्तों। इसमें उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने संकलन किया है जो अभी तक किसी भी वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, इसके करके नहीं देखना है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो किसी भी वनडे एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ये आपका छूट जाए। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो बगैर देरी किए हुए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन दिल्ली सल्तनत। बिल्कुल फटाफट दोस्तों इसका अध्ययन करेंगे और आप कलम कागज़ लेकर बैठ जाइए दोस्तों। हमने इनमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही लिया है, तो जल्दी से फटाफट आप तैयार हो जाइए कलम कागज़ लेकर। और दिल्ली सल्तनत, तो जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि मोहम्मद गौरी भारत पे जो आक्रमण किया था और मोहम्मद गौरी ने के पानीपत का जो तराइन का जो युद्ध होता है प्रथम और द्वितीय, और चंदावर का भी युद्ध होता है। तो इस तरह से जो क्या है दिल्ली की गद्दी पे मोहम्मद गौरी का शासन हो जाता है और पृथ्वीराज जो चौहान था उसको जो पराजित कर देता है। तो उसी समय दोस्तों क्या 1206 ईस्वी में गौरी की हत्या हो जाती है पंजाब में। तो देखते हैं, तो 1206 ईस्वी में गौरी की हत्या हो जाती है पंजाब में खोकर जनजात द्वारा। करने के बाद उसके जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो उसके शासन की गद्दी पर बैठता है। वो उसके जो भी साम्राज्य था ये किसके अंडर में आ जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के, जो क्योंकि एक दास था। जब मोहम्मद गौरी यहाँ से भारत से गया था प्रस्थान करके, तो ये जीते हुए साम्राज्य को कुतुबुद्दीन को सौंप के गया था, उसी को सूबेदार बना गया था। तो अब जो था वो कुतुबुद्दीन पूरे साम्राज्य का शासक हो गया था। तो इसी ने दोस्तों क्या होता है गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो गुलाम वंश क्यों स्थापना करता है, क्योंकि दोस्तों ये एक दास था, एक गुलाम था, इसीलिए इसे वंश को गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। पर इसको बहुत से विद्वान ममलूक वंश के से जानते हैं। ममलूक वंश कहना उचित समझते हैं, पर इसको गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो जो गुलाम वंश से, तो दिल्ली सल्तनत में जो जितने भी वंश हुए हैं तो उसमें एक क्रमशः हम देख लेते हैं। ये गुलाम वंश होता है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये हमारे 5 वंश ने शासन किया है दिल्ली सल्तनत के पीरियड में। तो अगर गुलाम वंश की बात करें तो इसने 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया है। इसमें कई शासक होते हैं। खिलजी वंश में दोस्तों 1290 से और 1320 के समय को खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। तुगलक वंश का अगर समय देखें तो ये 1320 से लेकर 14 से 14 तक के बीच को है। और सैयद वंश का जो शासन समय है 14 से 1451 तक। लोधी वंश का 14 से 51 से और 1526 तक। तो इस तरह से 1526 तक। तो अगर हम बात करें कि कितने कितने समय तक शासन किया है, तो इसमें आप देखें जो गुलाम वंश ने 84 साल शासन किया, वहीं खिलजी वंश ने 30 साल शासन किया और तुगलक वंश ने 94 साल शासन किया और सैयद वंश ने 37 वर्ष शासन किया। लोधी वंश ने दोस्तों 75 वर्ष। तो सबसे अधिक प्रश्न भी आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत काल में सबसे लंबा वंश कौन रहा। तो सबसे लंबा वंश दोस्तों तुगलक वंश रहा और सबसे छोटा वंश जो था वो खिलजी वंश है। सबसे कम समय तक शासन किस वंश का रहा, खिलजी वंश का। सबसे अधिक शासन किस वंश का रहा, ये तुगलक वंश का है। अगर इसे याद करने की ट्रिक है तो गुलाब खिले तो सांस लो। तो इसे गुलाब से दोस्तों क्या हो जाता है, गुलाम वंश हो जाता है। खिले से खिलजी वंश, तुगलक से तुगलक वंश और सांस से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। तो इसे आप क्रमशः याद कर सकते हैं किसने कितने समय तक शासन किया। तो अब हम क्रमशः देखेंगे गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का दोस्तों जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था और उसका शासनकाल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। और इसकी जो राजधानी थी लाहौर थी दोस्तों। आपसे पूछो दोस्तों उपाधि इसकी क्या थी, लाख बख्श और कुरान खान।
क्योंकि ये लाखों का दान देने वाला था, इसलिए इसे लाख बख्श भी कहता था। और कुरान की आयतें पढ़ता था, इसलिए इसे कुरान खान के नाम से भी इसे उपाधि मिली हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों इमारतों का निर्माण करा, जिसमें कुब्बत उल इस्लाम है। ये कुतुब मीनार की शुरुआत इसने कराई थी। दोस्तों आपसे पूछूं कि इसकी सिर्फ एक मंजिल कुतुब मीनार की बनाई थी और उससे पहले इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसने के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा बनाई। और चौगान खेलते समय क्या होता है, आपसे पूछूं दोस्तों, 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु दोस्तों चौगान खेलते समय होती है, 1210 में होती है। और उसने कुतुब मीनार का जो शुरुआत की थी, सिर्फ एक मंजिल, पहली मंजिल का ही निर्माण कराया था। और उसने एक कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण कराया था। आगे देखते हैं। इसके मृत्यु के बाद दोस्तों आराम शाह गद्दी पर बैठता है। आराम शाह का जो शासन है 1210 से और 1211 तक, इस पे का जो शासन रहा ये कुछ महीने का ही रहा। इसको हटाकर दोस्तों क्या किया, इल्तुतमिश ने 1211 में गद्दी पे बैठ जाता है और उसका जो समय है 1236 तक ये शासन करता है। इसने जो अपनी राजधानी दोस्तों बनाई लाहौर से दिल्ली, क्या किया इसने, लाहौर से दिल्ली अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर देता है। दोस्तों कुतुब मीनार का जो निर्माण किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, जिसने इसकी फर्स्ट मंजिल ही बना पाई थी। दोस्तों इसमें क्या करते, इल्तुतमिश ने 3 मंजिल और बनाकर कुतुब मीनार का निर्माण करा दिया। तो कुल कुतुब मीनार में 4 मंजिल बन गई थी। जब फिरोज तुगलक आता है दोस्तों, तुगलक वंश का शासक फिरोज तुगलक के बारे में जब आगे अध्ययन करेंगे, तो दोस्तों उस समय क्या होती है, इसकी जो चौथी मंजिल कुतुब मीनार थी वो आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो फिरोज तुगलक ने क्या किया, ये चौथी मंजिल का उसने मरम्मत कराई और एक उस पर प्लस एक और मंजिल का निर्माण करा दिया था। तो इस तरह से कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हो गई, 5 मंजिल में। तो प्रश्न आपसे पूछ लूँ दोस्तों कि कितने से शासकों ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज तुगलक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने बनाई, या कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण किसने कराया, या कुतुब मीनार की नींव किसने रखी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं। 1221 में चंगेज खां के हमले से इसने बचाया था, क्योंकि जो चंगेज खां जो था मंगोल आक्रमणकारी, ये भारत की पश्चिमी सीमा तक आ गया था और इसने क्या किया, ये मगवर्नी का पीछा करता हुआ आया था। और मगवर्नी ने क्या किया दोस्तों, इससे जब इल्तुतमिश से अपने के लिए मदद मांगी तो उसने देने से मना कर दिया। और इससे क्या होता है कि चंगेज खां वहीं से वापस लौट जाता है। इल्तुतमिश कौन था, ये इलवरी तुर्क था, इलवरी तुर्क था। 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और दिल्ली में दोस्तों इसके द्वारा इसका मकबरा है। रजिया सुल्तान 1236 से जो इसकी बेटी थी इल्तुतमिश की, और 1240 ईस्वी तक इसने शासन किया। 1236 से 1240 तक इसने 4 वर्ष तक शासन किया। 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर क्या इल्तुतमिश के बाद जो शासक होता है रुकनुद्दीन फिरोज बैठता है गद्दी पर 1236 में। इसको हटाकर गद्दी पर कौन बैठ जाता है, रजिया बैठ जाती है, क्योंकि अयोग्य शासक था और ज़्यादातर अमीर रजिया को कुछ इसके विरोध में थे, रजिया के कि एक महिला होकर और ये शासक करेगी, ऐसा बहुत से अमीर जो लोग जी थे इसका विरोध कर रहे थे। पर कुछ अमीर जो लोग थे वो एक महिला को उसने गद्दी पर बैठने की इजाज़त दे दी। तो इस तरह से 1236 में क्या है, रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है और वो पुरुष के तरह ही कपड़े पहनकर दरबार में बैठा करती थी। याकूत जो था रजिया का दास था दोस्तों। याकूत और रजिया की जो शादी हुई थी बठिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से होती है, अल्तुनिया से होती है बहराम शाह, जो कि रजिया का भाई था। रजिया की हत्या कैथल में कर दी गई, रजिया की जो हत्या कर दी गई कैथल में होती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो बलबन बैठता है, बलबन का जो है 1265 से और 87 तक। तो रजिया की मृत्यु के बाद 2-3 शासक और बैठते हैं, शासक करते हैं, जिसमें एक आप नसरुद्दीन महमूद भी इसमें शासन करता है और इसी का कौन सेनापति बलबन होता है। तो जो 40 सदस्य यानी चहलगानी का निर्माण इल्तुतमिश ने किया था,
उसी का एक सदस्य कौन था, बलबन भी था। और ये अपने दामाद जो था नसरुद्दीन महमूद, ये क्योंकि दोस्तों जो बलबन ने नसरुद्दीन महमूद संग अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, दामाद था अपने दामाद नसरुद्दीन महमूद, जो कि इल्तुतमिश का नाती था। इल्तुतमिश का कौन था, नाती था, का सेनापति था कौन, बलबन। इसने 40 चहलगानी जो था, 40 गुलामों का दल का इसने अंत कर देता है। तो नसरुद्दीन महमूद के बाद दोस्तों क्या है, नसरुद्दीन महमूद के बाद 1265 में ये गद्दी पे बैठता है। इससे पहले बलबन से पहले जो शासक था नसरुद्दीन महमूद था, और इसने जो बलबन था इसी ने से दोस्तों जो 40 यानी 40 गुलामों का जो दल था उसका अंत कर देता है, और इसके के द्वारा सिजता और पैबोस प्रथा की प्रथा आरंभ की गई। जिले इलाई की उपाधि धारण करता है बलबन। ईरान देश के त्यौहार नवरोज, ईरान देश का जो त्यौहार है दोस्तों नवरोज, साल का प्रथम दिन, इसकी शुरुआत कौन करता है, बलबन के द्वारा किया जाता है। उत्तर भारत में लाया, और उल्गू खां की इसने उपाधि धारण की थी। उल्गू खां की उपाधि बलबन के द्वारा 1287 में मृत हो जाती है, और दिल्ली में इसका मकबरा भी है। दिल्ली में मकबरा है। देखना दोस्तों कि दिल्ली में किनके किनके मकबरे हैं, नोट करते रहिए। तो दिल्ली में मकबरा बलबन का भी है, इल्तुतमिश का भी है। आगे देखते हैं कैकूबाद। तो गुलाम वंश में 1287 में कैकूबाद गद्दी पर बैठता है। बलबन का पौत्र होता है जो कि कैकूबाद, और अंतिम गुलाम शासक कह सकते हैं कि अंतिम गुलाम शासक कैकूबाद तो 1287 से 1290 तक बैठा। इसकी हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने करवा दी थी। इसकी जो हत्या की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा कर दी गई थी। कैकूबाद के 3 महीने के बेटे को कैमूर्स को राजा बनाया गया, और जिसकी बाद में 3 महीने बाद उसकी भी हत्या कर दी जाती है। इस तरह से क्या है, जलालुद्दीन फिरोज जो खिलजी था वो खिलजी वंश की स्थापना करता है, और कब करता है, 1290 से 1320 तक। तो इस तरह से 1290 तक कैमूर्स के बाद जो गुलाम वंश चला आ रहा था इसकी समाप्ति हो जाती है। अब नए वंश की शुरुआत हो जाती है 1290 से, जो कि 1320 तक रहता है। इसका जो संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, इस वंश का संस्थापक था। इसने बलबन की रक्त और लौह की नीति को समाप्त किया था। इसकी जो हत्या इसके भतीजे दामाद, इसके भतीजा भी था और कौन था, दामाद भी था, कौन, अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी 1296 ईस्वी में। कब कर दी, 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। तो इसका बचपन का नाम अली गुरसाब था। सेनापति इसका मलिक काफूर था, हजारी दिनारी जिसे कहा गया है। दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला राजा अलाउद्दीन खिलजी होता है। इसने घोड़ा दागने और चेहरा हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। घोड़ा दागने और चेहरा हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत की थी। सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर, सिकंदर ए सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि खुद ली थी किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। सबसे बड़ी सेना किसकी थी, और जिसे नगद भुगतान किसने देना शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। सबसे बड़ी सेना भी अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। और बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने चलाई थी, इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी। आगे आपसे पूछो दोस्तों, इनके द्वारा जो इमारतें पूछी हैं बनवाई गई थी, इसमें अलाई मीनार है, हौज खास है, अलाई मीनार, हौज खास, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, और हजार खम्मा महल, और जमायत खाना मस्जिद, ये सभी इन्हीं के द्वारा बनवाई गई थी इमारतें। किसके, बलबन के द्वारा नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई थी। अलाई मीनार, हौज खास और अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खम्मा महल और जमायत मस्जिद, ये सभी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई थी। 1303 में रावल रतन सिंह को हराया। 1303 ईस्वी में रावल रतन सिंह को हराया। और पद्मावत 1540 मलिक मोहम्मद
जयसिंह के द्वारा लिखा गया। 1540 में किसने लिखा था? पद्मावत 1540 में। कर जो लगाए गए थे, दोआब कर 50% था। घरी कर लगाया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। जो घर पे लगाया जाता था चराई कर की किसने लगाया? ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया। दोआब कर लगाया गया, घरी कर लगाया गया और चराई कर भी लगाया गया। किसके? अलाउद्दीन के द्वारा। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जिसे भारत का तोता कहा गया, ये पटियाली में इसका जन्म होता है, एटा जिला में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। सितार, खड़ी बोली और तबला और कव्वाली की शुरुआत किसने की थी? अमीर खुसरो ने। सितार की, खड़ी बोली की, तबला की, कव्वाली की शुरुआत किसके? अमीर खुसरो के द्वारा की जाती है। प्रताप रुद्रदेव, काकतीय वंश का संस्थापक। वारंगल कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ वारंगल है? कर्नाटक में। जिसे मलिक काफूर ने हराया था, किसे? काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव को हराया था और कोहिनूर हीरा ले गया था। कोहिनूर हीरा ले गया था कब? 1309 में। 1309 ईस्वी में। रणथंभौर राजस्थान में आक्रमण 1352 में किया है। अलाउद्दीन खिलजी करता है। राजा हमीर देव के प्रधानमंत्री रणमल ने खिलजी से हाथ मिलाया और हमीर की हार हो जाती है। इस तरह क्या होता है? जो उसका प्रधानमंत्री होता है धोखेबाज निकलता है, जिसको कहते हैं रणमल ने खिलजी से हाथ मिला लिया और हमीर देव की मिलाया और हमीर देव की हार हो जाती है। हमीर की पत्नी जो थी रंग देवी ने जौहर किया था। जब दोस्तों क्या होता है, जो हमीर देव जो थे जो युद्ध में पराजित हो जाते हैं, हत्या हो जाती है, उसी समय हमीर की जो पत्नी रंग देवी ने जौहर कर लिया था। जौहर दोस्तों क्या होता है, जब स्त्रियां जो होती थी जान लेती थी कि उनका जो पति युद्ध क्षेत्र के मैदान से अब वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि वो शत्रु राजा के द्वारा हरा दिए गए, पराजित कर दिया या मार दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उस समय जो स्त्रियां होती थी वो अग्नि जलाकर उसमें अपने आप को आत्महत्या कर लेती थी, जिसको जौहर के नाम से जाना गया। तो जौहर के नाम से क्या होता है? अग्नि के द्वारा आत्महत्या कर लेना। तो क्या किया? रंगदेवी ने क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था। मुबारक खिलजी, इसका शासनकाल 1316 से 1320 तक रहता है। मुबारक खिलजी अलाउद्दीन का बेटा था। मुबारक खिलजी और स्वयं को खलीफा की उपाधि दी। बाजार नियंत्रण प्रणाली खत्म कर दी किसने? मुबारक खिलजी ने। और उसका जो सेनापति खुसरो शाह ने मुबारक की हत्या कर दी। किसने? मुबारक की हत्या किसने कर दी थी? खुसरो शाह ने। तो खुसरो शाह दोस्तों क्या है? 1320 से 1320 तक बैठता है। खिलजी वंश का अंतिम शासक होता है खुसरो शाह, खिलजी वंश का। और गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी हत्या कर दी है। गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी हत्या कर दी है और इस तरह से गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की जाती है। खुसरो शाह की हत्या कौन कर देता है? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। इसने तुगलकाबाद शहर बसाया। किसानों की मदद नहीं बनवाकर, किसानों की मदद नहरें बनवाकर, किसके द्वारा दोस्तों? नहरें बनवाकर गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और निजामुद्दीन औलिया ने कहा अभी दिल्ली दूरस्थ है, अभी दिल्ली दूरस्थ है। इसकी हत्या इसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने कर दी थी। इसके जो हत्या मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कर दी जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1391 ईस्वी तक किसने शासन किया? ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। इसने 1325 में दोआब से 50% का कर वसूला। दोआब के अंतर्गत क्या? 50% का क्या कर वसूल किया। 1927 में राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। 1927 में क्या किया इसने? दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले गया और इसे
इसे बुद्धिमान मूर्ख कहते हैं। इसे क्या है, इसे बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है। इसने चांदी की जगह कांस्य के सिक्के जारी किए थे। इसने क्या है, चांदी की जगह कांस्य के सिक्के जारी किए थे। खुरासन, खुरासन ईरान को कहा जाता था, का गलत अभियान फैसला लिया। इसने क्या किया था, खुरासन पर आक्रमण करने का विचार अभियान चलाया था, जो कि इसका गलत फैसला साबित होता है। 1329 ईस्वी में कराचिल में जीत, मगर ये 10,000 से सिर्फ 10 ही बचे ठंड से। इसने कराचिल पे युद्ध किया और दोस्तों क्या होता है, जहाँ से इसकी जीत हो जाती है, मगर वहाँ अत्यधिक ठंड की वजह से 10,000 सैनिकों में से मात्र 10 ही सैनिक बचे थे। कब, 1333 ईस्वी में। इसने हिंदुओं के साथ होली खेली। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह बनवाई। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह किसके द्वारा बनवाई जाती है, तुगलक वंश के द्वारा। मोरक्को से इब्न बतूता भारत आया, पुस्तक जिसने रहेला लिखी। मोरक्को से कौन आया, इब्न बतूता आता है, और जिसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक रहेला है। 1336 में दक्षिण में हरिहर ए बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की है। 1336 में दक्षिण भारत में हरिहर ए बुक्का ने दोस्तों विजयनगर की स्थापना की है। दक्षिण में साम्राज्य की स्थापना की और स्वतंत्र राज्य घोषित किया। 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। 1351 में इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक अपने खर्चे पर जनता को हज यात्रा पर भेजा था। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने अपने खर्चे पर जनता को हज यात्रा पर भेजा था। महिलाओं की कब्र पर जाने से रोक लगा दी थी। महिलाओं की कब्र पर जाने से रोक लगा दी थी किसने, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। किसान नहर पानी कर, किसान इसने नहर लगाया और पानी कर लगाया। चराई कर जिसे कहते थे, चराई कर, सिंचाई कर। और इसने किसान कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण कराया। इसने 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण कराया। जजिया ब्राह्मणों को भी देना पड़ता था। जकात क्या, मुस्लिम दान कर को जकात के नाम से जानते थे। खराज लगान कर, गैर मुसलमान से लिया जाने वाले को खराज कहते थे। खुम्स जो होता है लूट फूट का सामान होता था, जो सेना के द्वारा बांटा जाता था आपस में। फिरोज अकबर दिल्ली, क्या दिल्ली दीवान खैरात, पढ़ाई शादी का खर्च। दीवान खैरात क्या करता था, ये पढ़ाई और शादी का खर्च देखता था। दार उल सिया ये क्या था, अस्पताल था। दीवान बंदगान दासों के लिए ये था विभाग। दीवान बंदगान दासों के लिए था। दीवान इस्तेहाक ये पेंशन के लिए। दीवान इस्तेहाक इसके द्वारा पेंशन देख रेख की जाती थी। शहर फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर। दोस्तों फिरोज तुगलक के द्वारा जो शहर बसाए गए थे उनमें से फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोज शाह कोटला और हिसार, ये सभी किसके द्वारा, फिरोज तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के, फिरोज तुगलक के द्वारा नगर बसाए गए थे। कौन से, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोज शाह कोटला और हिसार, ये किसके, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए नगर हैं। अशोक के 2 स्तंभ लेख टोपरा और मेरठ से लाकर दिल्ली में स्थापित किया था। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने किसका स्तंभ लेख, अशोक के कौन से, टोपरा और मेरठ से। टोपरा और मेरठ से क्या किया, स्थापित लाकर इसने दिल्ली में स्थापित कराए थे। अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोजशाही किसने लिखी, फिरोज तुगलक ने। कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में। फलों के विकास में कार्य किया और 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है।
गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 से 94 ईस्वी तक शासन करता है। फिरोज शाह का नाती होता है गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय, जो कि फिरोज शाह का नाती था। नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, जिसने जो शासन किया था 1394 से 1414 ईस्वी तक। अंतिम राजा तुगलक वंश का था नसरुद्दीन महमूद शाह, जो कि तुगलक वंश से था। और 1398 ईस्वी में तैमूर लंका हमला होता है और जबकि हार हो जाती है। नसरुद्दीन फरार हो जाता है, जिसकी हार हो जाती है। 1398 ईस्वी में तैमूर लंका हमला होता है। तैमूर ने जीता, इलाका खिरज खां को देकर वापस चला जाता है। जो तैमूर ने जीता जो भी इलाका था वो किसे, खिरज खां को देकर वापस चला जाता था। आगे देखते हैं सैयद वंश। सैयद वंश दोस्तों 1414 से 1491 ईस्वी तक चला। संस्थापक जो थे इसके खिरज खां थे। तो खिरज खां के द्वारा जो शासन चलाया गया 1414 से 1421 ईस्वी तक, इसने रैयत आला की उपाधि दी थी। इसने रैयत आला की उपाधि ली गई थी। मुबारक शाह, इसके बाद दोस्तों मुबारक शाह गद्दी बैठता 1421 से 1434 ईस्वी तक। खिरज खान का पुत्र होता था। तारीख मुबारक शाही आहिया सर हिंदी के द्वारा लिखी गई। तारीख मुबारक शाही आहिया सर हिंदी के द्वारा लिखी गई थी। मोहम्मद शाह 1434 से 43 ईस्वी तक, 1434 से 43 ईस्वी में मोहम्मद शाह द्वारा लिखा गया था। आपसे पूछूं दोस्तों, मुबारक का जो भतीजा मोहम्मद शाह जो था, ये गद्दी पर बैठता 1434 से 43 ईस्वी तक, जो कि मुबारक खां का भतीजा था। और इसे बहलूल लोदी ने बचाया था। इसे किसने बचाया था? बहलूल लोदी ने इसे बचाया था। आलम शाह 1443 से 51 तक आलम शाह गद्दी पर बैठता है। आलम शाह जो कि सैयद वंश का अंतिम शासक होता है। मोहम्मद शाह का पुत्र था, जो कि कौन? आलम शाह, जो सैयद वंश का अंतिम शासक था। 1447 में बदायूं गया और वहीं रुक गया। कहाँ गया? 1447 में बदायूं गया और वहीं रुक जाता है। 1476 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ? बदायूं होती है। किसकी? आलम शाह की, जिसने शासन जो किया था 1443 से 15 से 51 तक। लोधी वंश, तो आगे जो वंश स्टार्ट होता है वो लोधी वंश है, जिसका समय पीरियड है 1451 से 1526 तक। तो सबसे पहला जो लोधी वंश का शासक होता है बहलोल लोधी होता है 1451 से 1489 तक। लोधी वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? बहलोल लोधी का सिक्का जो चलाया गया था, इसे चांदी का। दिल्ली सल्तनत के प्रथम अफगानी शासक, दिल्ली सल्तनत के प्रथम अफगानी शासक बहलोल ने जौनपुर के सरकी वंश को समाप्त कर दिया। बहलोल ने जौनपुर के सरकी वंश को समाप्त कर दिया। बहलोल ने 1486 में ग्वालियर पर हमला कर दिया था। कीर्तिदेव को हराया। तबीयत खराब और दिल्ली नहीं पहुंच पाया और मृत्यु हो जाती। तबीयत खराब हो जाती रास्ते में और ये दिल्ली नहीं पहुंच पाता और सबसे पहले इसकी मृत्यु हो जाती है। लोधी वंश का संस्थापक किसकी? बहलोल लोधी की। सिकंदर लोधी जो बैठता है, सिकंदर लोधी, तो बहलोल का जो पुत्र था निजाम खान सिकंदर, जिसका नाम था दोस्तों, जो बहलोल का पुत्र था जिसका नाम था निजाम खान, जो सिकंदर के नाम से गद्दी पर बैठता है। जकात कर बढ़ाया, बंद कराया। जकात कर क्या है? इसने बंद कराया। और गंगा स्नान बंद कराई। मुंडन इसने बंद करा दिया। किसने? सिकंदर लोधी के द्वारा। 1504 में आगरा नगर बसाया। उसी की राजधानी 1506 में बनाया गया था। कब? 1506 में बनाया गया था। मकबरा जो है इसका दिल्ली में है। इसका मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है, जो कि किस डेट को पड़ता है दोस्तों? सिकंदर लोधी 1489, तो 1400 मकबरा दिल्ली में। 1517 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1517 में इसकी मृत्यु होती है। और इसका जो मकबरा है दोस्तों दिल्ली में है।
आगे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो उसका शासन पीरियड है दोस्तों 1517 से 26 तक है। लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कह सकते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक किसे कहा जाता है? इब्राहिम लोदी को कहा जाता है। और ये सिकंदर का पुत्र था। 1517 से लेकर 1518 में खतौली व धौलपुर की लड़ाई, 1517 में 1518 में खतौली व धौलपुर की लड़ाई, इब्राहिम और राणा सांगा के मध्य राणा सांगा की विजय हो जाती है। इसमें राणा सांगा और इसके इब्राहिम लोदी के संग युद्ध होता है, जिसमें राणा सांगा की विजय होती है। इसके जो चाचा थे आलम खां और पंजाब से राज्यपाल दौलत खान, पंजाब का जो सूबेदार था राज्यपाल दौलत खान था और इसका जो चाचा था आलम खान था। दोनों ने काबुल से बाबर को बुलाया था। दोनों ने क्या काबुल से बाबर को बुलाया था। उस समय दोस्तों क्या है 1520 ईस्वी में बाबर जो था मध्य एशिया में आक्रमण कर रहा था अपने मध्य एशिया की तरफ, और जहां उसको विजय नहीं मिल रही थी और वो इधर उधर निष्कासित होकर घूम रहा था। उसी समय क्या है दोस्तों उसने भारत पर आक्रमण करने का विचार बनाया, क्योंकि उसको बार बार बाबर भारत से आलम खां और दौलत खान के द्वारा बुलाया जा रहा था। बाबर व इब्राहिम के मध्य 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में युद्ध होता है, जिसमें बाबर विजयी हो जाता है। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। एकमात्र राजा दिल्ली कहा जो लड़ाई में मारा गया, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में सिर्फ एक इब्राहिम लोदी एक शासक था जो कि युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया था। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, और इसमें हमने मेन पॉइंट को ही लिया है। अगर डीपली से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों हम एक दूसरा वीडियो लाने वाले हैं, जल्दी लाएंगे, जो कि आपको बिल्कुल डीपली होगा। जिससे आप सिविल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। पर ये वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा वीडियो है। इसमें इससे और डीप तो आता नहीं है दोस्तों, और यही हमने इसीलिए पूरा दिल्ली सल्तनत एक ही वीडियो में कवर किया है। और वीडियो दोस्तों कैसा लगा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इसी तरह से न्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद। अपनी तैयारी पूरी कीजिए, लगातार पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन दिन पे दिन हार्ड होता जा रहा है। तो आज बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।